हेलो हाय गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। क्या समझे लक्ष्यपीठ सिर्फ 11th और 12th को ही पढ़ाएगा? नहीं बेटा, सबको साथ लेके ही पढ़ाएंगे हम। लक्ष्यपीठ सबको पढ़ाएगा। लक्ष्यपीठ पर आपको सब कंटेंट अवेलेबल मिलेगा 8th 9th 10th 11th 12th। अब आपका एक चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। अभी आपके क्या है, हाफिली एग्जाम्स स्टार्ट हो गए होंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्लास आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसकी एक एक टर्म ध्यान से पढ़ना और सारे क्वेश्चंस हम आफ्टर चैप्टर डिस्कशन के बाद में हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले आ जाइए, व्हाट इज अ सेल। तो सेल बेटा क्या है, इसको बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक बात बताइए बेटा, सबसे पहले दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में तो सेल्स ग्रो करेगी नहीं, नॉन लिविंग में तो सेल डिवीजन होगा नहीं, बट लिविंग जितने भी होंगे इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में, उनमें सब में क्या पाई जाएगी? बेसिक यूनिट सेल। और सेल ही आगे जाके डिवाइड होकर टिश्यूज बनेंगी। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनेगा। बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ आ जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आ जाएंगे तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बेटा यही है कि सेल की अगर हमें डेफिनेशन लिखने के लिए आ गई है तो सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम किसी घर का, किसी हाउस का, किसी बिल्डिंग का हम जब निर्माण करते हैं, हम फॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है? ब्रिक। सबसे पहले ईंट ही चाहिए होती है। फिर ईंट के बाद में जब ईंट आपस में जुड़ती हैं तो एक दीवार का फॉर्मेशन होता है। फिर दीवार के बाद में उस पर छत होती है। फिर एक प्रॉपर उसी बे में घर बनता है। उसी बे में बेटा सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। स्लैश लगा के लिख सकते हैं, या ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या है, सेल की जो दो डेफिनेशन मैंने आपको राइट करा दी है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक बात बताइए बेटा, सेल को किसने डिस्कवर्ड भी किया होगा? तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था बेटा रॉबर्ट हुक। जब डिस्कवर्ड किया था तो किसी ईयर में किया होगा, तो सेल को बेटा सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बट दैट वाज अ डेड सेल, नॉट ए लिविंग सेल। तो डेड सेल कौन सी सेल था बेटा? उस सेल का नाम क्या था? डेड सेल का क्या था? कोर्क। और कोर्क को ऑल्सो कॉल्ड, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी जाइलम। अभी ये बात के डिस्कशन की चीजें हैं। अभी आप फिलहाल इतना देख लीजिए कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक इन 1665। डेड सेल थी और क्या नाम था सेल का? कॉर्क। अब इसमें लिविंग सेल्स बेटा, लिविंग सेल्स डिस्कवर्ड की गई थी। लिविंग सेल डिस्कवर्ड करने में बेटा 9 इयर्स लगे, तो 1974 में। और साइंटिस्ट कौन थे बेटा हमारे? ल्यूवेन होक। ल्यूवेन होक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल्स को डिस्कवर्ड किया था। और इस लिविंग सेल्स का जो नेम था वो था बेटा स्पाइरो गायरा। और कहां पे डिस्कवर्ड की गई थी? इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड समझते हो ना, तालाब। तालाब में बेटा ये डिस्कवर्ड की गई थी। कौन सी सेल? स्पाइरो गायरा। ठीक है, लिविंग सेल्स थी। किसने डिस्कवर्ड की थी? ल्यूवेन होक साइंटिस्ट थे। और कब की गई थी? 1974। सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक 1665। बट डेट वाज ए डेड सेल। और लिविंग सेल्स को डिस्कवर्ड किसने किया था? ल्यूवेन होक ने 1974। सेल्स का नेम है स्पाइरोगायरा। और कहां पे डिस्कवर्ड की गई थी? पॉन्ड वाटर में। अब बेटा इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, बहुत सारी सेल्स जब मिलके एक साथ आती हैं, सेल्स मिलके एक साथ आएंगी तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगी? एक टिश्यू का। एक टिश्यू बना है, बहुत सारे टिश्यूज जब एक साथ आएंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके जब एक साथ आएंगे तो क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ आएंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गेनिज्म का।
अब ये बात बताइए बेटा, सबसे पहले सेल, किसी की जो सेलुलर स्ट्रक्चर होगा वो अमीबा वगैरह आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हैं कि जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो उसमें जो है केवल टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वहां पे सिर्फ सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन बहुत सारी सेल्स आई, यानी कि इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो टिश्यूज बने, फिर टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हुआ होगा प्लांट्स में, एनिमल्स में, फिर टिश्यू आगे जाके क्या बने हैं, ऑर्गन, फिर ऑर्गन जब एक साथ आए, ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम में है रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, हम में सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब एक साथ डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब एक साथ ये सारे सिस्टम एक साथ में आ गए सारा, तो क्या बन गया है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये यहां तक क्लियर हुआ सबको, यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा एक बात बताइए, एक जब सेल है तो सेल का कुछ वेरिएबल साइज भी होगा, सेल एक ही टाइप की तो होंगी नहीं बेटा, एक ही ऑर्गेनिज्म, तो सेल कैसी हो सकती हैं, वेरिएबल भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। अगर सेम है बेटा तो इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा गया है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब यही है कि वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल अगर पाई गई है तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट जहां पे वेरिएबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोला गया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, एक अमीबा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, तो बेटा ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यूनिसेलुलर, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो मोटाइल, मतलब लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन, लोकोमोशन समझते हैं ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए जब हम मूव करेंगे उसको लोकोमोशन क्या बोला जाता है। तो इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को बोला गया है बेटा स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ये इंपॉर्टेंट, ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया है। सेल को पढ़ लिया है, सेल्स में टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। अब सेल्स बहुत डिफरेंट टाइप्स की होंगी, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें सेम टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, उनको क्या बोलेंगे हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस और इन ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको क्या बोला गया है, स्यूडोपोडिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं बेटा डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। अब इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो बेटा आ जाइए अब शेप्स ऑफ सेल में। शेप्स ऑफ सेल में सबसे पहले क्या है, स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल का मतलब बेटा क्या होता है, गोल, राउंड शेप। राउंड शेप्ड सेल जो पाई जाएंगी वो कैसी सेल है, एग सेल। एग्जांपल है इसके इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड का मतलब होता है बेटा इस टाइप से, इलोंगेटेड सेल्स हैं, और इनके ऊपर क्या लगी हुई थी, अगर आपने नोटिस, अभी तो माइक्रोस्कोप में जब आप पढ़ोगे, ये नर्व सेल्स इस टाइप से बनी हुई हैं, इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है बेटा। बाइकॉनकेव सेल्स, बाइकॉनकेव सेल्स इस टाइप से, बाइकॉनकेव। आरबीसी स्पिंडल शेप्ड जो सेल्स रहती हैं, स्पिंडल का शेप का ऐसे इस टाइप से कुछ रहती हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल्स। स्ट्रक्चर्स वैसा आपके आएगी नहीं। सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल्स जो है स्केलेटल मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल्स जो हमारे स्केलेटन में पाई जाती हैं, यानी कि जो हमारे बोन्स वगैरह में सेल्स पाई जाती हैं वो कैसी पाई जाती हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड। और स्पिंडल शेप्ड जो पाई जाती है हमारी स्मूथ मसल्स में पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स जहाँ पे हमारा मांस वगैरह रहता है। बाइकॉनकेव आरबीसी में पाई जाती है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, रेड ब्लड सेल्स। इलोंगेटेड सेल्स नर्व सेल्स एग्जांपल है, स्फेरिकल सेल्स जो है एग सेल्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम सेल्स को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, बट इसके लिए बेटा एक इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम एक स्लाइड पे, अगर हम किसी को सेल को देखना है तो आपने एक, अगर आपने अपने लैब में देखी होगी तो इस टाइप से एक स्लाइड रहती है, ग्लास की, कांच की बनी हुई एक स्लाइड रहती है, उस पर फिर सेल को, उसमें जो हमें सेल देखनी है, मान लीजिए हमें अनियन में देखनी है, मान लीजिए हमें अनियन की सेल स्ट्रक्चर देखनी है, तो हम अनियन का एक छोटा सा पीस कट करके, उसके छिलके को कट करके इस पर प्लेस करेंगे। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा माउंटिंग। माउंटिंग
अगर आपसे कोई पूछने लगे माउंटिंग क्या है, तो स्लाइड पे जिसको हम सेल्स को देख रहे हैं, सेल्स स्ट्रक्चर्स को, सेल को हम एक कांच की, एक ग्लास की स्लाइड पे फिक्स्ड करके अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसी को बोला जाता है माउंटिंग। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको? अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, ये बताइए कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? क्या हो सकता है? यूग्लिना। और क्वेश्चंस आपको बताना है कि स्पिंडल शेप्ड सेल्स किस में पाई जाती हैं, ये सब आपको कमेंट सेक्शंस में बताने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कीजिए, अभी हम सेल्स पे चल रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो आ जाओ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल में कौन कौन से हमारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इससे पहले एक चीज, थोड़ी सी चीज मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। एक टाइप्स ऑफ सेल होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। अभी इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले बेटा सेल वॉल आएगी। सेल के चारों तरफ हमारी एक सेल वॉल होगी प्रेजेंट, यानी कि जो सेल का प्रोटेक्ट करेगी। जैसे आपको प्रोटेक्ट करता है आपका घर धूल मिट्टी धूप बारिश सबसे प्रोटेक्ट करता है, ऐसी सेल को प्रोटेक्ट और शेप जो देगी वो कौन देगी? सेल वॉल देगी। कुछ राइबोसोम्स भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगी बेटा, क्रोमोसोम्स भी होंगे, जो हम अभी मैं इनके एक एक फंक्शंस बता रहा हूँ। वैक्यूल्स होंगे, न्यूक्लियोलस होगा, सेंट्रियोल्स होंगे, ईआर होगा, डीएनए होगा और न्यूक्लियस होगा। अब एक बात बताइए बेटा, सबसे पहले जो हम करते हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या देगी बेटा? अगर एक एक फंक्शन लिखने को आ गया, शेप देगी और क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर हुआ? राइबोसोम्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। फैक्ट्री में क्या फॉर्मेशन होता है? किसी चीजों का फॉर्मेशन होता है, ऐसी प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां पे होगा? राइबोसोम्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि एटीपी की पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जब हम खाना खाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम सेलुलर एनर्जी बोलते हैं। वो अभी मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर्स के आगे बताऊंगा। अभी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी क्या होगा बेटा? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अब एक बात बताइए बेटा, ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस का काम ये होता है ना, जिसके पास में हेलमेट नहीं है या जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ सकता है, जिसके पास में डीएल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसको वहीं पर रोक दिया जाता है या उसे जुर्माना भराया जाता है, जिससे क्या हो? रोड पर भीड़ लगनी शुरू ना हो। ऐसे ही गोल्जी बॉडी का कार्य है। गोल्जी बॉडी का कार्य यह है कि ये बेटा सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल का मतलब है कि ये कुछ ही चीजों को जो सेल्स के लिए बेनिफिट्स हैं और हार्मफुल है, हार्मफुल चीजों को बाहर ही रोक देगी, और बेनिफिट जो उसको सेल्स को बेनिफिशियल होंगे उनको ये अलाउ करेगी। तो ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? सेल्स के अंदर जैम ना लगने देना। तो गोल्जी बॉडी क्या कहलाएगी? ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स। क्रोमोसोम्स क्या कहलाएंगे बेटा? ये भी किसमें हेल्प करते हैं? तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल में। अब एक बात है, ये बोलते नहीं है कि इसके क्रोमोसोम्स अपने पापा मम्मी पापा को गए हैं। क्रोमोसोम्स में जो पाए जाते हैं बेटा, डीएनए, जीन। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसका ही टूटा हुआ पार्ट, डीएनए का टूटा हुआ पार्ट क्या है? जीन है। बोलते नहीं है इसके जीन्स जो है अपने मम्मी पापा को गए हैं। तो क्रोमोसोम्स किस में हेल्प करेगा? जेनेटिक मटेरियल को फॉरवर्ड करने में। जेनेटिक मटेरियल फॉरवर्ड टू फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यही लेके जाएगा। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स के नाम से पता चल रहा होगा, ये क्या करेंगे? स्पेस प्रोवाइड करेंगे बेटा। स्पेस को जो मेंटेन करेंगे सेल्स के लिए, वो कौन करेंगे? स्पेस प्रोवाइड करेंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे होगे एक स्ट्रक्चर और है बेटा, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस बेटा एक टाइप से बोल सकते हैं डॉटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की डॉटर कौन कहलाती है बेटा? न्यूक्लियोलस कहलाता है। ये किसकी साइट है बेटा? ये साइट है तुम्हारी राइबोसोम्स की। और राइबोसोम्स किसकी साइट है? राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम सिंथेसिस। ऐसी सेंट्रोल का वर्क है। सेंट्रोल क्या करेगा? सेल्स को मेटाबॉलिज्म को सुधारने में जो है सेंट्रोल हेल्प करेगा। और ईआर क्या होता है बेटा? ईआर का फुल फॉर्म है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम।
टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है ये SER, SER, एक होता है बेटा ये RER। SER क्या करेगा? SER नाम से पता चल रहा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क है बेटा लिपिड्स, फैट बनाएगा, स्मूथ है तो फैट का फॉर्मेशन, फैट को मेंटेन कौन करेगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मेंटेन करेगा बेटा? यहाँ प्रोटीन को, ये भी प्रोटीन में हेल्प करता है। आपको समझ में आ गए सेल स्ट्रक्चर, सबके फंक्शन समझ में आ गए। और न्यूक्लियस क्या है बेटा? मास्टरमाइंड ऑफ द सेल। आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? आपका माइंड करता है ना, मास्टरमाइंड ऑफ द सेल। आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? माइंड कंट्रोल करता है। ऐसे न्यूक्लियस क्या करेगा? सेल्स के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, सब पे नजर बना के रखेगा, कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है, सबकी खबर कौन रखेगा? न्यूक्लियस, मास्टरमाइंड ऑफ द सेल। और डीएनए आप जानते हो कि डीएनए क्या करेगा कि हमारे जो ये इस जनरेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉरवर्ड करेगा। समझ में आ गया बेटा? सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियस है, मास्टरमाइंड ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, आप देख सकते हो न्यूक्लियस ये है, ऐसी है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है। सेल वॉल क्या है? शेप देगा और क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी क्या है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अगर आपको स्ट्रक्चर आई है तो ये डिटेल में बनाना है और एक एक फंक्शन ही आएगा, इनका ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं। अभी आपके 8th क्लास के लेवल के हिसाब से एक एक फंक्शन ही आप अगर याद रखेंगे और इनको ऑल्सो नोन एज याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल को फॉरवर्ड करेगा वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जीन है। वैक्यूल्स क्या है? स्पेस प्रोवाइड करेंगे। न्यूक्लियोलस क्या है? डॉटर ऑफ न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स का सिंथेसिस करेगी। और राइबोसोम सिंथेसिस अगर होंगे तो फिर राइबोसोम्स किसका सिंथेसिस करेंगे? सिंथेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन, प्रोटीन का बेटा। सेंट्रोल्स क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म में कार्य करेंगे। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म एक टर्म आती है बेटा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से ऐसा मान सकते हैं कि कभी आपको लगता होगा कि हमें भूख कम लगनी शुरू हो गई है, या हमारा लीवर सही से वर्क नहीं कर रहा है, सही से फंक्शंस नहीं कर रहा है, या हमारी इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ना, जिसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत होता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब है रेस्पिरेशन से भी है, रेस्पिरेशन सही से हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम सही से काम कर रहा है, डाइजेशन सही से काम कर रहा है, आपका जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम है, नर्वस सिस्टम सही से काम कर रहा है, उसको मेटाबॉलिक रेट से जोड़ा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कौन करेगा? सेल के सेंट्रियोल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता चुका हूं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? जो उलझे से धागे, थ्रेड लाइक है ना, उलझे हुए आपस में नेटवर्क बोल सकते हैं, नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है ना, जाल, नेटवर्क, जो उलझे हुए से नेटवर्क बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप्स का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क है बेटा लिपिड्स का, RER का, और ये होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको सेल स्ट्रक्चर समझ में आ गई है, इसी को आप अपनी नोटबुक पे एकदम से राइट कीजिएगा, फिर हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अभी आई होप अभी आपको सारा चीजें समझ में आ रही होंगी, अभी आप कंफ्यूज नहीं हुएंगे और होंगे भी नहीं। ठीक है बेटा, अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो बेटा अब हमें क्या पढ़ना है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसमें सेल टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रो का मतलब क्या है बेटा? फर्स्टली विजिबल हुए होंगे। प्रो मतलब फर्स्टली विजिबल, मतलब सबसे पहले क्या आए होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल आए होंगे या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए होंगे। और फर्स्टली आए होंगे तो कैसे होंगे? प्रीमिटिव होंगे। प्रीमिटिव मतलब पुराने होंगे, ओल्ड लिख देता हूं इसके ब्रैकेट में, ओल्ड होंगे। और ये कैसे होंगे बेटा? यू कहीं भी आ जाएगा ना आपको, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल, जहां भी आ जाएगा इसका मतलब होगा बेटा ट्रू। मतलब ये जो होंगे ये ओरिजिनल होंगे, ओरिजिनल। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ के आ रहे हैं, अपना न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ये जितने भी हम पढ़ के आ रहे हैं बेटा, ये सारे इसमें क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्या है? जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं सभी के। और इसमें कैसे होंगे बेटा, ये एब्सेंट होंगे। कैसे होंगे? एब्सेंट होंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स अगर एब्सेंट हैं उस सेल्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, और आज के बाद बेटा प्रेजेंट को प्लस एनटी लिख देना, ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये जहां पे होंगे, दीज सेल्स आर कोल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, या दीज ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुई ये वाली चीजें? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आ गया। अब थर्ड लिख सकते हैं हम डिफरेंस, वन हो गया, सेकेंड, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड बेटा क्या होगा यहां पे? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा बेटा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ट्रू न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट होगा? यहां पे क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। यहां पे कैसा होगा? प्रेजेंट होगा। अब आप इसको समझ लिए ट्रू न्यूक्लियस कैसे एब्सेंट होगा। अब एक बात बताइए, न्यूक्लियस के चारों ओर कैसी मेम्ब्रेन थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा प्रेजेंट, यहां पे कैसी होगी? एब्सेंट। तो एक बात बताइए बेटा, ये न्यूक्लियस हुआ, ये हमारी सेल हुई, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऐसा रफली बना रहा हूं। अब ये यहां पर एब्सेंट होगी, तो जो इसमें जेनेटिक मटेरियल है, एक बात बताइए, जो इसमें जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट मिक्सड अप होगा या नहीं होगा? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए है ही नहीं, तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। और इसी स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है बेटा? न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। तो इसमें कैसा है? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है और क्या स्ट्रक्चर्स पाई गई है? न्यूक्लियोइड। बट इसमें कैसा है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्लियर मेरे बच्चा? ट्रू न्यूक्लियस इसमें कैसा होगा? एब्सेंट। इसकी जगह पे क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनसी लिख रहा हूं, इसमें न्यूक्लियर एनएम लिख रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे कैसी होगी? प्रेजेंट। ये कितना हुआ? 4। थर्ड हुआ है ना, लाइसोसोम्स। अच्छा ठीक है, फोर्थ यहां पे हुआ है, फोर्थ यहां पे। ठीक है बेटा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी? प्रेजेंट होगी। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी? एब्सेंट होगी। इतने क्लियर हुआ बेटा कंफ्यूजन? यहां तक सब कुछ चीजें क्लियर है? ये ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट, मैंने इसका ही लिखा हुआ है, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे कैसा होगा? प्रेजेंट होगा। कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले फर्स्ट विजिबल यही हुए होंगे। प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव, ओल्ड सेल्स हैं। ये कैसी हैं? ट्रू हैं। सेल्स कैसी है? ओरिजिनल सेल्स हैं। सेल ऑर्गेनिल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा कैसे होंगे? यहाँ पे एब्सेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कैसा होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन वगैरह है, वो किससे मिक्सड अप हो जाएंगी? न्यूक्लियस से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। तो इस स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे हम न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड। बट इसमें कैसा है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसा है बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आई? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म समझ में आया? अब आपसे क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस अगर पूछा जाए आपसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो पाई गई हैं वो कौन सी हैं, तो कौन सी है बेटा? क्रोमोसोम से। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, विच इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो आप क्या बता सकते हैं? राइबोसोम्स है। आपसे पूछा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल्स, क्या बता सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है। और एक मैं आपको बता देता हूं, लाइसोसोम्स क्या कहलाते हैं बेटे? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। जब इन्हें लगता है बेटा कि सेल पे कोई भी खतरा आने वाला है या सेल्स आपस में डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो ये क्या करते हैं? खुद की ही सुसाइड कर लेते हैं, खुद को ही इनगल्फ, खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्या कहलाएंगे? लाइसोसोम्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? कंफ्यूजन क्लियर हुआ एकदम? अब हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस। ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कीजिए। और अभी मैं आई थिंक, मुझे लगता है कि यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया पढ़ेंगे, चैप्टर्स में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा।
ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कीजिए। तो आ जाओ मेरा बच्चा, अब इस पे सीखेंगे। अब इसका देखेंगे हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, जो भी पढ़ लिया था उसको एकदम रीराइट करके एकदम ध्यान से पढ़ना है स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल में। अब देखना है बेटा क्राइटेरिया में। क्राइटेरिया में हमने क्या क्या रखा है, सबसे पहले सेल शेप रखी है, फिर सेल बॉल रखी है, फिर न्यूक्लियस रखा है, फिर प्लास्टिड रखा है, फिर वैक्यूल्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर सेंट्रोसोम्स और फिर लाइसोसोम्स। क्या क्या रखे हैं हमने क्राइटेरिया में, ये रखे हैं। और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि हम प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सेल शेप्स बेटा इसमें कैसी पाई जाएगी, रेक्टेंगुलर पाई जाएगी, और कैसी होगी, साइज में लार्जर होगी। इसमें स्मॉल होगी और कैसी होगी, राउंड शेप्ड होगी। स्मॉल होगी और कैसी होगी, राउंड शेप्ड होगी। सेल बॉल इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल बॉल प्लांट्स में कैसी पाई जाती है, प्रेजेंट है, और एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। यानी कि हम सब अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी वी आर एनिमल्स, तो किस हम में क्या पाई जाएगी, सेल बॉल एब्सेंट है। न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होगा बेटा, इसमें प्रेजेंट होगा। अब ये कंफ्यूज मत होना कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस में कि उसमें न्यूक्लियस नहीं बताया, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट ही रहेगा। ये क्या चल रहा है बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट तो यूकैरियोटिक ही है और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, वो प्रोकैरियोटिक नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ मोनेरा में है। मैं 11th क्लास की जो वीडियो है हमने उसमें क्लियरिफाई किया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में ज्यादा डिफरेंस हमने वहां पे बताया हुआ है। वैसे मैंने वहां पे बता दिया है आपको कि न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट है। अभी लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस वगैरह इसमें एब्सेंट होंगे और क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी यहाँ पे न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड। बट यहाँ पे तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल का जिक्र चल रहा है ना, तो यहाँ पे तो न्यूक्लियस इसमें ही प्रेजेंट होगा और इसमें ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि बोथ आर यूकैरियोटिक सेल। प्लास्टिड बेटा इसमें कैसे हैं, प्रेजेंट, इसमें कैसे हैं, एब्सेंट। अब प्लास्टिड के नाम से कंफ्यूज मत होना। प्लास्टिड क्या है बेटा, ये जो प्लांट्स को, लीव्स को, फ्रूट को जो भी कलर देंगे उनको हम प्लास्टिड कहते हैं। जैसे जो ग्रीन लीव्स कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। कुछ सेब का, एप्पल का भी कलर होता है, कुछ मैंगो का भी कलर होता है। बट आप में कैसे हैं, हम में कैसे हैं, ये एब्सेंट है। पता चला कि आप रात को हरे सोए और सुबह उठे तो लाल हो गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। स्किन का कलर चेंज होना होता है हमें, कि रात को सोए हरे थे हम और सुबह को पक्के हो गए लाल, तो वो नहीं होता है। तो इसलिए प्लास्टिड प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे और हम में कैसे होंगे, एब्सेंट है। अब मैं प्लास्टिड में थोड़ी 2-3 चीजें मेंशन कर देता हूँ। एक आपने क्लोरोप्लास्ट सुना होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेटा बाद में चेंज किसमें हो जाता है हमारा, क्रोमोप्लास्ट में। जब क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता है, आपने देखा होगा कि ग्रीन चिलीज जब हम रखते हैं, जब कुछ हम हरी मिर्ची रखते हैं, लेकिन वो आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाती हैं, ग्रीन से रेड में चेंज हो जाती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो जाता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। आपने एक प्लास्टिड का नाम और बताता हूं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, कलरलेस। जिस भी वेजिटेबल, जिस भी लीव्स का हम कलर नहीं डिफाइन कर पाते हैं, उसमें कौन सा प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो जाता है बाद में, क्रोमोप्लास्ट में। तो आपसे अगर कोई पूछने लगा बेटा कि ग्रीन चिलीज में कौन सा प्लास्टिड है या ग्रीन लीव्स में कौन सा है, तो क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, तो कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट बाद में किसमें चेंज हो जाता है, जो वो स्किन रेड हो जाती है, वो किसमें हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में। प्लास्टिड प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, हम में एब्सेंट होंगे। आपको बता चुका हूं कि आप हरा सोए थे और सुबह को लाल नहीं उठते हैं, स्किन का कलर कैसा होता है हमारा, सेम ही होता है। वैक्यूल्स कैसे पाए जाएंगे, इसमें लार्जर पाए जाएंगे। वैक्यूल्स का मतलब है स्पेस ज्यादा इनको चाहिए होगा वैक्यूल्स को, तो कैसे होंगे, लार्जर इन साइज। ये कैसे होंगे, स्मॉलर इन साइज। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी प्रेजेंट होगा बेटा, इसमें भी प्रेजेंट होगा। सेंट्रोसोम्स जो है इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। लाइसोसोम्स इसमें कैसा होगा, इसमें प्रेजेंट होगा बट फ्यू का मतलब कुछ ही पाए जाएंगे इसमें। और इसमें कैसे होगा बेटा, कुछ सम पाए जाएंगे इसमें। और इसमें कैसा होगा, ये प्रेजेंट होगा। क्लियर हुई ये वाली चीजें बेटा, दोबारा से देख लेते हैं। सेल शेप्स इसमें रेक्टेंगुलर, लार्जर, इसमें स्मॉल और राउंड शेप्ड होंगी। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। वैक्यूल्स इसमें लार्जर होंगे, इसमें स्मॉलर होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा। सेंट्रोसोम्स इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। लाइसोसोम्स इसमें प्रेजेंट बट फ्यू, कुछ ही पाए जाएंगे। और इसमें कैसे पाए जाएंगे, प्रेजेंट, क्योंकि एनिमल सेल्स को क्या होता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स है लाइसोसोम्स, आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। तो ये इसमें
प्रेजेंट होंगे, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे। प्लास्टिड में आपको बता चुका हूँ कि ल्यूकोप्लास्ट कैसा होगा, कलरलेस होगा। ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होगा, और क्रोमोप्लास्ट बाद में कैसा हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ग्रीन चिली इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बेटा पढ़ने वाले हैं हम सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 2 टाइप्स का है, मियोसिस और माइटोसिस। अब हम उसको क्लियर करने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा जल्दी। तो मेरे गुड्डे गुड़िया अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेटा 2 टाइप्स का है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। बट उससे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है बेटा, एक फीमेल सेल होगी, पेरेंट सेल में एक मेल सेल होगी, ये आपस में डिवाइड हुए, अलग अलग हुए। अब ये स्पिंडल फाइबर के थ्रू क्या हो गए हैं, आपस में क्या हो गए हैं, इससे कनेक्ट हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। फिर आपस में जाके इनमें और डेवलपमेंट हुआ, और लास्ट में आके ये कैसे हो गए हैं, एक पेरेंट सेल, एक फीमेल सेल, एक मेल सेल, एक फीमेल सेल, एक मेल सेल। ये सेल डिवीजन का आपको डायग्राम बना दिया है मैंने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका देखते हैं बेटा सेल डिवीजन है क्या। सेल डिवीजन है बेटा फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर डॉटर सेल्स, यानी कि पेरेंट सेल से 2 और 2 से ज्यादा, यानी कि 4 डॉटर सेल्स जो बनेंगी उनको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। हर सेल्स में पाया जाता है, ग्रोथ के लिए पाया जाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए पाया जाएगा, हमारे डेवलपमेंट के लिए पाया जाएगा। जब तक हम सेल डिवीजन नहीं होगा, फिर टिश्यू कैसे बनेंगे, टिश्यू नहीं बने तो ऑर्गन कैसे बनेंगे, ऑर्गन नहीं बना तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेंगे। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, एक है बेटा माइटोसिस, एक है मियोसिस। ये हमको बिल्कुल एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान लगा के यहाँ पे पढ़ना है। माइटोसिस में पर्पस क्या रहेगा हमारा, ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि ग्रोथ होगा, सेल्स की ग्रोथ होगी तो टिश्यूज बनेंगे। सेल्स में जो टूट फूट होगी, जो भी उसका डिजनरेट होगी, उसको रिपेयर कौन करेगा, हमारा थ्रू किसके थ्रू होंगी, माइटोसिस के थ्रू। तो इनका पर्पस क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर। इनका पर्पसेस क्या है, प्रोड्यूस गैमीट्स करेंगी, स्पर्म सेल और एग सेल। जब एक स्पर्म से एक एग सेल से मिलता है तो गैमीट्स बनते हैं ना, तो इनका फंक्शंस क्या है, प्रोड्यूस गैमीट्स। डॉटर सेल्स बेटा इसमें कैसे बनेंगी, 2 बनेंगी, और जेनेटिकल आइडेंटिकल लिख दिया है मैंने। जेनेटिकल आइडेंटिकल का मतलब है जैसी पेरेंट सेल होगी, सेम डॉटर सेल भी कैसी होगी, वैसी ही बनेगी, वैसे ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे जैसे पेरेंट सेल होगी। मतलब उसमें भी कोई भी जेनेटिक वेरिएबल, जेनेटिक वेरिएशन उसमें नहीं आएगा। इसमें कैसा आएगा बेटा, 4 बनेंगी, और कैसे आएंगे, इसमें वेरिएबल बनेगा। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल है, इसमें सेल कितनी बनी है, एक पेरेंट सेल ये बन गई है, और एक पेरेंट सेल ये बन गई है। मियोसिस में क्या है, एक पेरेंट सेल है, इसमें कैसे बन गई है बेटा, ये बन गई है, दूसरी बन गई है, तीसरी बन गई है, और चौथी बन गई है। अब एक बात बताइए, इसमें से अगर आप बाजार में गए हैं, अगर आप मार्केट में गई हैं और आपके पास में ऑप्शंस 2 अवेलेबल हैं, एक जगह आपको 4 ऑप्शंस, शर्ट लेने आप गए हैं या कुछ भी लेने आप गए हैं, 2 ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, शर्ट के 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक जगह 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ज्यादा अच्छा 2 ऑप्शंस वाले हैं या 4 ऑप्शंस वाले हैं, आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिल सकती है, आपको ज्यादा अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिल सकती है। ये आप बात समझ गए। तो इसमें कैसी है, पेरेंट डॉटर सेल्स कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, बट जेनेटिकल कैसी होंगी, आइडेंटिकल, एक जैसी होंगी, जैसी मदर सेल्स होंगी या पेरेंट सेल्स होंगी। इसमें कैसी बनेंगी बेटा, 4 बनेंगी, और वेरिएबल होगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन उनका कैसा होगा, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहेगा। क्रोमोसोम्स इसमें कैसे होंगे बेटा, डिप्लॉयड होंगे, यानी इसमें कैसे होंगे, 46 ही होंगे, इसमें हैप्लॉयड होंगे। क्रोमोसोम्स के नंबर्स हमें कितने पाए जाते हैं बेटा, 46 या 23 पेयर, यही होते हैं ना, 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के नंबर्स माइटोसिस में कैसे होंगे, डिप्लॉयड ही होंगे, यानी कि 46 ही होंगे, जबकि इसमें कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि 23 हो जाएंगे। नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें कैसे होंगे बेटा, 1 होंगे, इसमें कैसे होंगे, 2 होंगे। अब आपको एक बात बताइए, अब आपको यहाँ तक सारा चैप्टर्स क्लियर है, यहाँ पे जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बट उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ लूं कि ये बताइए बेटा कि जो आपका रिपेयर और ग्रोथ के लिए कौन सी सेल डिवीजन नेसेसरी है, वो तो आप बता सकते हो माइटोसिस। और गैमीट्स के लिए कौन सा सेल डिवीजन नेसेसरी है, कौन से सेल डिवीजन की नीड है, तो आप बता सकते हो मियोसिस। मियोसिस में कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी, 4। माइटोसिस में कितनी डॉटर सेल बनेंगी, 2। जेनेटिकल आइडेंटिकल किस में पाई जाएंगी, वो पाई जाएंगे हमारे माइटोसिस में, कोई भी वेरिएबल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस में या कॉम्बिनेशंस में नहीं होगा। जबकि मियोसिस में क्या होगा, जेनेटिकली कैसी होती चलेंगी, जनरेशन वेरिएबल होती चली जाएंगी। नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे पाए जाएंगे, 1, और नंबर ऑफ डिविजन्स कैसे पाए जाएंगे, 2।
ठीक है बेटा, यहाँ तक चैप्टर आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी हो जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद में इस चैप्टर्स का यहीं पे हम क्या करते हैं बेटा, इसको क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर्स हम इस अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और आई होप आपको सब सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा आप। तो बेटा पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया था, अब हम इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, सेल। सेल क्या पढ़ा था हमने, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, और लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, 1674 में ल्यूवेन हुक ने। सेल का नेम था स्पाइरो गायरा। टू टाइप्स ऑफ सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, 70s राइबोसोम्स पाए जाएंगे, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे वो सारे क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। यूकैरियोटिक सेल ऑन द अदर हैंड, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट और न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब साइटोप्लाज्म में बेटा क्या क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, ये हम पढ़ चुके थे। ये इतने जितने साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये पाए जाएंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एनर्जी को और पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड कितने टाइप्स के थे, क्लोरोप्लास्ट थे, बाद में किसमें चेंज हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, प्लांट्स को ग्रीन कलर देगा, क्रोमोप्लास्ट किसमें चेंज हो जाएगा, बाद में रेड कलर देगा, और ल्यूकोप्लास्ट कैसे थे, कलरलेस थे। सेंट्रोसोम्स का वर्क हेल्प किसमें करेगा, सेल डिवीजन में करेगा। गोल्जी बॉडी क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, स्टोरेज प्रोवाइड कराएगा और क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। वैक्यूल डाइजेशन में हेल्प करेंगे, स्पेस प्रोवाइड कराएंगे और एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। लाइसोसोम्स क्या कहलाए गए हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। डेड सेल थी, लिविंग सेल 1674 में ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर्ड की थी पॉन्ड वाटर में, और सेल्स का नेम था स्पाइरो गायरा। टू टाइप्स ऑफ सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में ये चीजें पाई जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स करेगा एनर्जी को और पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाएगा, ग्रीन चिली में आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले मिर्च हरी होती है, फिर आफ्टर सम टाइम्स दे कन्वर्ट इनटू रेड कलर। किसकी वजह से हो जाती है बेटा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में। सेंट्रोसोम्स किसमें पाए जाएंगे, सेल डिवीजन में। गोल्जी बॉडी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करेगा, स्टोरेज करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा मॉलिक्यूल्स का। गोल्जी बॉडी इज आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप बताए थे, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, लिपिड्स और फैट का। और इंडोप्लाज्मिक का सेकंड टाइप इज RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का हेल्प करेगा। प्रोटीन राइबोसोम्स को क्या बोला जाएगा बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। आपके लिए क्वेश्चन ये है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना है, और मुझे देखना है कि आपने इस वीडियो को कितना ध्यान से देखा है, आपने इस क्लास को कितना ध्यान से देखा है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, या साइट ऑफ राइबोसोम्स सिंथेसिस की कौन सी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, राइबोसोम्स का जो सिंथेसिस करेगा होगा वो कहाँ पर होगा। राइबोसोम्स में किसका हो रहा है, प्रोटीन फैक्ट्री, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है, राइबोसोम्स में। वैक्यूल्स क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है, स्पेस होगा, डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और एक्सक्रीशन में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होंगे उनको सेल से बाहर करने का फंक्शंस कौन करेंगे, वैक्यूल्स परफॉर्म करेंगे। लाइसोसोम्स सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर खत्म होता है। आपसे पूछा जाएगा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम, आप बता सकते हैं यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा एक्सेट्रा। पावर हाउस ऑफ द सेल आपसे पूछा जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, क्रोमोसोम्स हैं। सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स कौन से हैं, लाइसोसोम्स हैं। एक एक सेल ऑर्गेनेल्स का मैंने फंक्शंस बता दिया है, डिटेल में बता दिया है, सेल डिवीजन बता दिया है, मियोसिस, माइटोसिस। पूरे ध्यान से आपको क्लास देखनी है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें जरूर देना है। थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।